नमस्कार सभी लोगों को उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी के अंदर हमने देखा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पारिस्थितिकी के अंदर हम बात कर रहे थे पारितंत्र के विभिन्न स्तर लेवल्स की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा तो कुछ लेवल्स को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पहले हमने बात की किसकी, व्यष्टि की बात की, व्यष्टि, ठीक है। फिर हमने बात की समष्टि या जनसंख्या, और जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण, ठीक है। समष्टि की बात हो जाएगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे, तो आपका आ जाएगा क्या, समुदाय, कम्युनिटी की बात होगी। कई सारे समुदायों को मिलकर क्या बन जाएगा, आपका इकोसिस्टम बन जाएगा, पारितंत्र का निर्माण हो जाएगा। कई सारे पारितंत्र को मिलकर क्या बन जाएगा, जीवोम बन जाएगा। और कई सारे जीवोम को मिलकर क्या बन जाएगा, जैव मंडल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँचे थे जनसंख्या वाले पार्ट में, और जनसंख्या वृद्धि की हम बात कर रहे थे। तो जनसंख्या वृद्धि की देखिए बात करें तो हमने बात कर ली जनसंख्या किस तरह से, जनसंख्या में आपकी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास का विशेष योगदान होता है। जनसंख्या वृद्धि में किसी भी स्थान में अगर किसी एक निश्चित कालखंड में जनसंख्या में अगर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है, तो जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होगी, ऋणात्मक। और दोनों अगर बराबर हैं तो वो कैसा होगा, उदासीन की स्थिति में आ जाएगा, न्यूट्रल की पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जीवों की वृद्धि को लेकर। तो जीवों में जो वृद्धि होती है वो ध्यान रखना एक समान नहीं होती। विभिन्न प्रकार के जीवों में वृद्धि दर विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो इसको हमने दो भागों में बांटा था। तो ध्यान रखना, समष्टि वृद्धि जो है वो यहीं से हम आगे लेते हैं, समष्टि वृद्धि, समष्टि वृद्धि, ठीक है। तो यहां तक शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था कि प्रत्येक जीव में समष्टि वृद्धि जो है वो समान नहीं होती है। इसे हम दो रूपों में देख सकते हैं। तो इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो आपका कहलाता है, इसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कहा जाएगा, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं इसको, ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या इसी को हम बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, या शुद्ध हिंदी में लिखें तो चरघातांकीय वृद्धि, ठीक है। और दूसरी हम बात करें, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। दूसरी प्रकार की ग्रोथ जो होती है इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको लॉजिस्टिक ही लिखना है आपको, लॉजिस्टिक वृद्धि दर, ठीक है। या इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, ठीक है। तो यहां से दो तरह की वृद्धि दर की हम बात करेंगे। एक कहलाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट और दूसरी कहलाती है ग्रोथ रेट, लिखना है यहां पर वृद्धि दर, और दूसरी कहलाती है आपकी लॉजिस्टिक या रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रेट, ठीक है। तो दोनों का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, ये बात होती है सूक्ष्म जीवों के लिए
और ये बड़े आकार के जीवों के लिए। तो हेडिंग डालिए पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिर हम बात करेंगे किसकी, लॉजिस्टिक ग्रोथ की। तो हेडिंग डाल लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, लिखिए इसमें अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रेट या चर घातांकीय वृद्धि दर, इसके नीचे लिखिए फटाफट से, लिखिए यह वृद्धि दर, यह वृद्धि दर या इस प्रकार की वृद्धि दर, यह वृद्धि दर या इस प्रकार की वृद्धि दर की प्रवृत्ति छोटे या सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। इस प्रकार की वृद्धि दर की प्रवृत्ति छोटे या सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, जिनमें उच्च अवधि निम्न जिनमें अल्प अवधि में उच्च जनन विभव की भी बात करेंगे, क्या है जनन विभव, जिनमें अल्प अवधि में उच्च जनन विभव होने के कारण, जनन विभव मतलब होता है बायोटिक पोटेंशियल अभी हम बात करेंगे इसकी। उच्च जनन विभव होने के कारण वृद्धि दर विस्फोटक प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीवों में अल्प अवधि में उच्च जनन विभव होने के कारण वृद्धि दर विस्फोटक प्राप्त होती है, जिसे अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी कहा जाता है, जिसे अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी कहा जाता है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार के वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, इसे निम्न प्रकार के वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, इसे निम्न प्रकार के वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखें ग्रोथ रेट, यहां पर आ जाएगा क्या, पॉपुलेशन साइज, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन साइज आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, उसको पूरा लिख देता, पॉपुलेशन, अरे पॉपुलेशन साइज शॉर्ट में लिख देता हूं, जनसंख्या आकार, ठीक है। और समय और जनसंख्या आकार को लेकर अगर देखा जाए तो इस सूक्ष्म जीवों में क्या होता है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो यहां पर जो वक्र बनेगा वो वक्र इस तरह का वक्र बनता है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो ये वक्र का आकार कैसा हो जाएगा, जे आकार का हो जाता है। तो ये कैसा बनता है, जे आकार का वक्र बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ एसिलरेशन, रेट ऑफ एसिलरेशन,
ठीक है। तो यहाँ पर त्वरित वृद्धि होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और ऐसे जो कर्व आपका बनता है वो कैसा बनता है, इसको बोलते हैं जे कर्व या जे आकार का वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सीधा एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि जे आकार का वक्र किन जीवों में प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना सूक्ष्म जीवों में, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना यह वक्र छोटे आकार के जीवों में बनता है। तो यहां पर लिख देता हूं नोट करके, जे वक्र छोटे या सूक्ष्म जीवों में बनता है। सूक्ष्म जीवों में बनता है, जैसे मक्खी, मच्छर। ठीक है, मक्खी मच्छर की देखते हैं आप, जैसे ही बरसात आती है तो जनसंख्या में एकदम से वृद्धि होती है, चारों तरफ आपको मक्खी मच्छर ही दिखाई देंगे, जरा सी अगर ह्यूमिडिटी वहां पर मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, गायब हो जाता है। तो जिनका पॉपुलेशन साइज बहुत तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से वो सिकुड़ता भी है। ठीक है, तो मक्खी मच्छर कीट पतंगे, कीट पतंगे, तो इनके आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत तेजी से होती है। तो यहां तक बहुत धीमी है, फिर एकदम से जनसंख्या वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ एक्सीलरेशन। तो इससे क्या बनता है, जे आकार का कर्व बनता है। तो ध्यान रखना ये किसके लिए बनता है, छोटे आकार के जीवों में। और आप देख सकते हैं, आप सब जानते होंगे, अगर आप देखें तो जैसे ही बरसात का सीजन आता है या मक्खी मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण बनता है, इनकी जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो ये कर्व कैसा बन जाता है, जे आकार का कर्व बनता है। तीव्र वृद्धि देखी जाती है, कम समय काल में ही यहाँ पर देख रहे हैं वृद्धि दर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा आकार में वृद्धि होती है। तो ये कहलाता है। तो बना लें इसको फटाफट से। नेक्स्ट देख लें, ये बना बनाया आपको मिल जाएगा डायग्राम इस तरह से। दूसरा हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट। लॉजिस्टिक या रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रेट इसको बोला जाता है। दूसरी कैटेगरी है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसको या अनरेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। लॉजिस्टिक को इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि हिंदी मीनिंग सटीक नहीं है। वृद्धि दर तो लिख लीजिए पहले इसमें 2 लाइन, फिर इसका ग्राफ बना देते हैं। लिखिए इसमें आगे, लिखिए इसमें बड़े आकार के जीव बड़े आकार के जीवों जैसे हाथी, बाघ, जिराफ, जैसे हाथी, बाघ, जिराफ आदि। बड़े आकार के जीव जैसे हाथी, बाघ, जिराफ आदि में लॉजिस्टिक वृद्धि दर पाई जाती है। लॉजिस्टिक वृद्धि दर पाई जाती है, अर्थात इनकी प्रजनन दर पारिस्थितिकी संसाधनों के अनुकूल पाई जाती है। पारिस्थितिकी संसाधनों के अनुकूल पाई जाती है। अर्थात इनकी प्रजनन दर पारिस्थितिकी संसाधनों के अनुकूल पाई जाती है। लिख लिए पहले, फिर समझाता हूं। अनुकूल पाई जाती है, अतः पारिस्थितिकी जनसंख्या
पारिस्थितिकी जनसंख्या एक सीमा के अंदर ही, अतः पारिस्थितिकी जनसंख्या एक सीमा के अंदर ही प्राप्त होती है, एक सीमा के अंदर ही प्राप्त होती है। इसलिए इसे रेस्ट्रिक्टेड, इसलिए इसे रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, इसलिए इसे नियंत्रित वृद्धि दर भी कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। तो ये नियंत्रित हो जाती है क्योंकि संसाधन मौजूद नहीं होंगे तो जीवों की, बड़े जीवों के आकार में वृद्धि, बड़े जीवों की संख्या में, पॉपुलेशन साइज में वृद्धि नहीं होगी ज़्यादा। तो इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टर बहुत सारे नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, नियंत्रित वृद्धि दर या रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रेट कहा जाता है। मतलब जितनी संसाधनों की, पर्यावरणीय जो संसाधन हमको मिले हुए हैं उनकी जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी, जितनी वहन क्षमता होगी, जितनी जनसंख्या का भार वो उठा सकते हैं, वहीं तक जनसंख्या वृद्धि दर आपकी पाई जाती है, उसके ऊपर ये वृद्धि दर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहां पर देखें तो ये मान लीजिए कर्व बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या आकार, और ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का ये कैरिंग कैपेसिटी है, ये इसकी क्या है, वहन क्षमता है, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी मतलब इससे ज्यादा का भार ये, या ज्यादा के ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा जीवों का भरण पोषण ये नहीं कर सकते हैं। तीनों शब्दों का मतलब लिखाऊंगा अभी मैं, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है या जनन विभव क्या होता है, तीनों का मतलब लिखाऊंगा। अभी यहां पे समझिए, तो ध्यान रखना, ये मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का ग्राफ हम बना रहे हैं, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब बड़े जीवों को इससे ज़्यादा ये वहन नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा संसाधन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो आपका वो बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो कर्व आपका इस प्रकार से कर्व बनता है। मतलब कैरिंग कैपेसिटी इस तरह से दिखाई देगा। तो ये कैसा कर्व हो जाएगा, ये एक एस आकार का कर्व आपको नजर आता है। ठीक है, एस आकार का, ये थोड़ा ज़्यादा स्टीप बन गया, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। तो ये कर्व थोड़ा सा क्या बनेगा, एस आकार का कर्व बन जाएगा इस तरह से, ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखना, इस तरह का। तो यहां तक तो वृद्धि दर हो रही है, लेकिन यहां पर फिर क्या हो गया, वृद्धि दर में कमी हो जाती है, कमी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो कर्व है यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां लेकर यहां तक आप देखेंगे, ये क्या है, रेट ऑफ एक्सीलरेशन है, रेट ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ एक्सीलरेशन शो कर रहा है। और यहां पर क्या है, यहां से यहां तक आप देखेंगे रेट ऑफ स्लो डाउन, क्योंकि संसाधन ऊपर क्या हो गए, सीमित हो गए। तो इस तरह का कर्व क्या बन जाएगा, एस आकार का कर्व बन जाएगा, इसको हम एस कर्व कहते हैं। तो एस कर्व किस में बढ़ेगा, बड़े आकार के जीवों में बनता है। तो इसको बना लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरह के।
बन गया होगा। अब देखिए 3 शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे थे अभी। एक तो ध्यान रखें जनन विभव क्या होता है, ये सीधा भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। जनन विभव क्या होगा, ठीक है, जनन विभव आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा पर्यावरणीय प्रतिरोध क्या होता है, पर्यावरणीय प्रतिरोध। और तीसरा पर्यावरणीय वहन क्षमता, पर्यावरणीय वहन क्षमता। इनका मतलब जानना जरूरी है, सीधा ध्यान रखना पूछा जाता है। इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। हेडिंग डालिए पहले यही, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है। दूसरा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और तीसरा लिखिए एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। तीनों का मतलब सीधा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जनन विभव किसे कहा जाता है, या पर्यावरणीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, या पर्यावरण की वहन क्षमता क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है। तीनों का मतलब लिख लीजिए। तो पहले हेडिंग डालिए बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल लिखिए। इसमें अब लिखिए बायोटिक पोटेंशियल में अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में, अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में, बायोटिक पोटेंशियल के आगे लिखिए अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में संसाधनों की, अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के साथ, संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के साथ किसी जीव की अधिकतम संतान पैदा करने की क्षमता को, किसी जीव की अधिकतम संतान पैदा करने की क्षमता को जनन विभव कहते हैं, जनन विभव कहते हैं। तो ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के साथ किसी भी जीव की अधिकतम संतान पैदा करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब पर्यावरणीय दशाएं भी अनुकूल हैं, संसाधन भी आपके पास मौजूद हैं, तो कोई भी जीव कितने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सकता है, उसकी ये जो क्षमता है, ये जो पोटेंशियल है, इसी को क्या बोलते हैं, जनन विभव कहा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल। अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के साथ किसी भी जीव में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पैदा करने की क्षमता। ठीक, अब दूसरा लिखिए पर्यावरणीय प्रतिरोध, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, पर्यावरणीय प्रतिरोध। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे सिलेबस आपका चल रहा है, तो इसलिए पर्यावरणीय प्रतिरोध लिखिए, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लिखिए। इसके आगे अनुकूल दशाओं में, अनुकूल दशाओं में प्रत्येक जीव जाति का, अनुकूल दशाओं में प्रत्येक जीव जाति का जनन विभव, अनुकूल दशाओं में प्रत्येक जीव जाति का जनन विभव इतना उच्च होता है, प्रत्येक जीव जाति का जनन विभव इतना उच्च होता है
कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रकृति नेचर संतुलन के उद्देश्य से परभक्षण, प्रकृति संतुलन के उद्देश्य से परभक्षण प्रेडेशन, परभक्षण, ठीक है, प्रेडेशन, परभक्षण कहा जाता है, प्रेडेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तथा पर्यावरण या प्रतिकूल जलवायु दशाएं, तथा प्रतिकूल जलवायु दशाएं, प्रतिकूल जलवायु दशाएं उत्पन्न कर इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करती है, इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करती है, जिसे पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है, पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है। एक बार दोहराएंगे इसको तो रिवाइज आपको आसानी से मतलब समझ आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या समझे हम, बायोटिक पोटेंशियल। अब अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं हैं, संसाधन भी आपके पास मौजूद हैं, तो प्रत्येक जीव जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, और जाहिर सी बात है जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ाएगा तो जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति आ जाएगी। अब इस जनसंख्या विस्फोट को प्रकृति कैसे कंट्रोल करती है, कैसे प्राकृतिक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, उसमें क्या आ जाएगा, प्रेडेशन आ जाएगा। मतलब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है तो उससे क्या होगा, नियंत्रण होता रहेगा, ठीक है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, मतलब एक ही संसाधनों को पाने के लिए जीवों में होड़ मच जाती है, तो जो जीव ज़्यादा सक्रिय होता है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाकी जीव वहाँ पर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है प्रतिकूल जलवायु दशाएं, तो जलवायु दशाएं भी नियंत्रित करती हैं। जैसे आप देखेंगे बरसात के सीजन में मक्खी मच्छरों की संख्या में भारी वृद्धि होती है, और ये वृद्धि लगातार बनी रहे तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा कि नहीं, चारों तरफ मक्खी मच्छर दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है, इतनी ज़्यादा तेज गर्म लू चलने लगती हैं कि सारे मक्खी मच्छर जो है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं जलवायु प्रकृति के द्वारा नियंत्रण करना, ठीक है। लेकिन मानव ने क्या किया है, मानव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लगातार, क्योंकि मानव ने प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। ध्यान रखना, कोशिश शब्द इस्तेमाल में कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति को नियंत्रण करने की हिम्मत या औकात मनुष्य के अंदर नहीं है। कोशिश करता है मनुष्य, गर्मी पड़ती है तो एसी चला लेते हैं, या बरसात जाड़े आते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्लोअर चला लेते हैं, तो इससे हम थोड़े बहुत मात्रा में नियंत्रित कर सकते हैं। इसी वजह से मानव की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रकृति ऐसी दशाएं क्रिएट कर देती है कि उसको नियंत्रण करना आता है, प्रकृति को हर तरीके से नियंत्रण करना आता है। आप देख रहे हैं साल भर से मानव घर में छिपा बैठा है, ये किसके कारण है, क्योंकि प्रकृति ने प्रतिकूल दशाएं क्रिएट करती है। बाहर निकलेगा कोरोना होगा, निपट जाएगा, तो ये प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है, जिसका मानव को पता ही नहीं चलता है कैसे नियंत्रण हो रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, अगर प्रत्येक जीव में जनन विभव की अगर उच्च स्थिति पाई जाए तो जनसंख्या विस्फोट होगा, और जनसंख्या विस्फोट होगा तो उसको प्रकृति क्या करेगी, नियंत्रित करती है, परभक्षण के द्वारा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा, या प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के द्वारा प्रकृति इसको नियंत्रित कर लेती है। क्लियर हो गया होगा।
अब तीसरा लिखिए पर्यावरणीय वहन क्षमता, एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। पर्यावरणीय वहन क्षमता, एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। लिख लो किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में निश्चित समय पर, किसी स्थान विशेष में निश्चित समय पर पर्यावरण, किसी स्थान विशेष में निश्चित समय मतलब निश्चित कालखंड, निश्चित समय पर पर्यावरण जितनी जीव जनसंख्या को बनाए रख सकता है, निश्चित समय पर पर्यावरण जितनी जीव जनसंख्या को बनाए रख सकता है या भरण पोषण कर सकता है, या भरण पोषण कर सकता है, उसे ही पर्यावरणीय वहन क्षमता कहा जाता है। उसे ही पर्यावरणीय वहन क्षमता कहा जाता है। तो आपको सिंपल सी बात है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि पर्यावरण के पास भरण पोषण करने के लिए जितने साधन मौजूद होंगे, जितने संसाधन मौजूद होंगे, उतनी जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। संसाधन कम हो जाएंगे, संसाधन सीमित होते चले जाएंगे, जनसंख्या अपने आप ही क्या होगी, कम होती चली जाती है। तो किसी स्थान विशेष में निश्चित समय पर पर्यावरण किसी जीव जनसंख्या का जितना भरण पोषण कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात हो गई। अब हम बात करें जनसंख्या घनत्व या समष्टि घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व आप जानते ही हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित जीवों की संख्या या जैव द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, समष्टि घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सीधा सीधा मतलब आप जानते ही हैं, किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन पर कुल जीवों की संख्या, कुल जीवों की संख्या या ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में बात करेंगे तो कुल जैव द्रव्यमान, कुल जैव द्रव्यमान या बायोमास, ठीक है, बायोमास, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। अब जीव जाति की सीधी सीधी बात है, इसमें क्या हो रही है, जीव जाति की संख्या, जीव जाति की संख्या या कुल जैव द्रव्यमान, किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल या किसी भी आयतन में जीवों की संख्या या उसका जो द्रव्यमान है, जैव द्रव्यमान, उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो दो तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, एक तो क्रूड डेंसिटी बोलते हैं और एक इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहां पर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी या घनत्व, तो एक होता है क्रूड डेंसिटी
और दूसरा होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोलॉजिकल डेंसिटी, सॉरी, इकोलॉजिकल डेंसिटी, इकोलॉजिकल डेंसिटी या पारिस्थितिकीय घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना क्रूड डेंसिटी बहुत सिंपल अर्थों में देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित जीव जाति की संख्या, कुल आयतन या क्षेत्रफल में, कुल आयतन या क्षेत्रफल में जीव जाति की संख्या, जीव जाति की संख्या या जैव द्रव्यमान, ठीक है, या जैव भार। ठीक है, तो जैव भार या जैव द्रव्यमान क्या कहलाएगा? क्रूड डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, क्रूड डेंसिटी मतलब नॉर्मल किसी के बारे में बोले कि डेंसिटी क्या है, तो किसी भी पर्टिकुलर इकाई क्षेत्रफल में वहां पर जो जीव पाए जा रहे हैं उनकी संख्या को हम क्या बोल देंगे? क्रूड डेंसिटी। लेकिन इकोलॉजिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो ध्यान रखना यहां पर क्या देखा जाता है? पर्यावास के अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में जीव जाति की संख्या पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, उसी क्षेत्र का आकलन किया जाता है, इसके अंदर उसी क्षेत्र का आकलन किया जाता है जिसमें पर्यावरण के अनुकूल जो जीव जाति की, मान ली अनुकूल दशाएं होंगी तभी तो जीव जाति की संख्या वहां पर पाई जाएगी। अगर दशाएं प्रतिकूल होगी तो वहां पर कोई जनसंख्या घनत्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें। तो ध्यान रखें इसमें इकोलॉजिकल डेंसिटी, तो अगले पेज पर लिख लेते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी, तो इसमें सीधा सीधा है अनुकूल दशाओं के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। लिख लिए पहले, इसमें लिख लिए, इसमें लिख लो इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी घनत्व, पारिस्थितिकी घनत्व के अंतर्गत, पारिस्थितिकी घनत्व के अंतर्गत उसी क्षेत्र का आकलन किया जाता है, उसी क्षेत्र का आकलन किया जाता है जिसमें अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में, जिसमें अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में जीव जाति, अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में जीव जाति पाई जाती है। अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में जीव जाति पाई जाती है। तो अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं से सीधा मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम किसी तालाब के पारितंत्र को देखें या झील के पारिस्थितिकी तंत्र को देखें। ये मान लीजिए कोई झील ले लेते हैं, एक कोई झील का पारितंत्र ले लेते हैं, तो देखिए यहां पर जल होगा, इसमें ऊपरी सतह। तो झील में जैसे जैसे गहराई होगी उसी हिसाब से जीवों की संख्या में भी अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, यहां पर ऐसे जीव पाए जाएंगे जो ऊपर की तरफ सरवाइव कर सकते हैं। मान लिए यहां पर पादप प्लवक पाए जाएंगे या तैरने वाले जीव पाए जाएंगे। तो यहां पर इनको हम क्या बोल देंगे? इस क्षेत्र में संख्या किसकी पाई जाएगी? प्लांकटन पाए जाएंगे, प्लांकटन। ठीक है, चाहे वो जंतु प्लवक हो चाहे वो पादप प्लवक हो। प्लांकटन मतलब होता है प्लवक, प्लवक। ठीक है, लेकिन थोड़े और नीचे की तरफ अगर चले जाएं तो इस भाग में क्या होगा? तैरने वाले जीव पाए जाएंगे। और तैरने वाले जीवों से मतलब क्या है? यहां पर क्या पाई जाएगी? मछली पाई जाएगी। इस तरह से देखें तो यहां पर मछलियां वगैरह आप देख सकते हैं।
इस क्षेत्र में क्या पाई जाएगी, मछलियां वगैरह आप देख सकते हैं, मछलियां वगैरह पाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, नेक्टोन कहलाते हैं, तैरने वाले जीव कहलाते हैं, इनको बोलते हैं नेक्टोन, तैराक। ठीक है, और नीचे की तरफ देखें, यहां पर अन्य जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो यहां पर और विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव पाए जाएंगे जिनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं होती है, गहराई में पाए जाएंगे, तो इनको क्या बोल देते हैं, बेंथोस बोल देते हैं, बेंथोस। तो ये गहराई में पाए जाने वाले जीव हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक नॉर्मल हम घनत्व की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर जीवों की संख्या को लेकर चलते हैं, लेकिन अगर हम इकोलॉजिकल डेंसिटी की बात करें, पारतंत्र के घनत्व की बात करें, तो अनुकूल परिस्थितियों में जहां पर जिस प्रकार के जीवों की संख्या पाई जाएगी उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी घनत्व या इकोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा क्या स्थिति बनती है, इतना आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे प्रजाति। अभी तक हम बात कर रहे थे क्या है प्रजाति, तो प्रजाति की अवधारणा क्या है। ठीक है, प्रजाति की अवधारणा या स्पीसीज कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर चलेंगे हम। अभी सिंपल सा है, आप समझ जाएंगे, कोई विशेष वो नहीं है। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, प्रजाति की संकल्पना। प्रजाति की संकल्पना, स्पीसीज कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं, डेली हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उसी को हम क्लियर करना है। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखना, जो टेक्सोनॉमी होती है, जो हमारा पूरा का पूरा आप देखेंगे जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो एक शाखा है, ठीक है, उसकी बेसिक इकाई कहलाती है। ध्यान रखना, जो वर्गीकरण हम करते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधों का, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है। तो स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं। स्पीसीज is the basic unit of taxonomy। टैक्सोनॉमी, ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रजाति जीवों के वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। प्रजाति जीवों के वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है, ठीक है, तो क्या कहलाती है, बेसिक यूनिट कहलाती है, बेसिक यूनिट। ठीक है, और प्रजाति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, तो ध्यान रखना, जिसके निर्धारण के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्रकार की संकल्पनाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रजाति निर्धारण की 3 संकल्पनाएं प्रचलित हैं। तो 3 संकल्पनाएं प्रचलित हैं, ध्यान रखना, प्रजाति से संबंधित 3 प्रकार की संकल्पनाएं प्रचलित हैं, 3 प्रकार की संकल्पनाएं प्रचलित हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, पहली हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट।
दूसरा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, और तीसरा है जेनेटिक, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। इसको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी प्रजाति को हम कैसे अलग करेंगे, एक प्रजाति जैसे मानव प्रजाति को हम और जानवरों की प्रजाति से कैसे अलग करेंगे, तो पहला या सबसे ये कहें कि सबसे सिंपल जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कार्ल वॉन लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो कार्ल वॉन लिनियस ने क्या कहा, मैं लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। कार्ल वॉन लिनियस ने इसके संबंध में बताया कि जो जीव एक दूसरे के समरूप हैं, जिनमें क्या है एक जैसा स्वरूप है, वो कैसे होंगे, एक जाति के होंगे, एक प्रजाति के होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक जो आपके जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें सब चीज एक समान होती है, लेकिन उनमें भी कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, जीव देखने में जरूर एक समान लग सकते हैं, लेकिन उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब जीव के स्वरूप को देखकर आप कहें कि ये एक ही प्रजाति का हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा मान्य नहीं है, क्योंकि 2 समान ट्विंस जो होते हैं उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्सेप्ट नहीं चल पाया तो फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखा गया। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि 2 जीव एक ही प्रजाति के तब माने जाएंगे जब वो आपस में क्या कर सकते हो, लैंगिक प्रजनन कर सकते हो, लैंगिक प्रजनन कर सकते हो। और लैंगिक प्रजनन करने के बावजूद उनसे जो बच्चे प्राप्त होंगे वो बच्चे भी क्या दे सकते हो, आगे अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकते हो। उनको क्या माना जाता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब है कि 2 जीवों को तभी एक प्रजाति का माना जाएगा जब वो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हो, और लैंगिक प्रजनन के प्राप्त जो संतति है वो संतति भी आगे जनसंख्या प्राप्त कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल घोड़ा और गधा, सब लोगों ने देखा होगा, घोड़ा और गधा को समान प्रजाति का आप मान सकते हैं, दोनों आपस में लैंगिक प्रजनन भी कर लेते हैं। घोड़ा और गधा आपस में समान प्रजाति के आप मान के चलें और उनमें लैंगिक प्रजनन हो जाता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन के बाद जो मूल पैदा होता है, म्यूल जिसको कहा जाता है, खच्चर जिसको कहा जाता है, उस खच्चर के अंदर आगे जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, घोड़ा और गधा को हम एक प्रजाति का नहीं मान सकते हैं, भले ही वो आपस में लैंगिक प्रजनन भी कर लेते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, जब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी आपका सही नहीं चल पाया तो जेनेटिक कॉन्सेप्ट आपका आया। अब जेनेटिक कॉन्सेप्ट की क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि बड़े बड़े जीव जंतु में तो आप अंतर कर सकते हैं, एक कुत्ता और आदमी अलग अलग प्रजाति का होगा, या घोड़ा और गधा अलग अलग प्रजाति का हो गया, या जानवर और इंसान अलग अलग प्रजाति का हो गया, या पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां हो गई। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या एक केंचुए को अगर आप देखें तो केंचुए को एक केंचुए के दूसरे केंचुए से आप अलग कर ही नहीं सकते। तो उस आधार पर देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबकी शकल सूरत एक जैसी होती है। बैक्टीरिया का भी अलग अलग शकल सूरत के नहीं होते, बैक्टीरिया और वायरस अलग अलग शकल सूरत के नहीं होते, तो उसको अलग कैसे करेंगे? तो फिर जेनेटिक कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो उसमें फिर क्या देखा जाता है, जीन देखा जाता है, क्रोमोसोम देखे जाते हैं, उनकी संरचना देखी जाती है। तो एक एक करके हम लिखेंगे। तो पहले हेडिंग डालिए मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो पहला हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, या जीव स्वरूप आधारित संकल्पना। आधारित संकल्पना, ठीक है।
और ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई कार्ल वॉन लिनियस। तो कार्ल वॉन लिनियस के द्वारा दी गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो जो वर्गीकरण की जो शाखा है उसका पिता कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यह संकल्पना दी गई कार्ल वॉन लिनियस के द्वारा। तो हेडिंग डाल लिया, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या जीव स्वरूप आधार संकल्पना गिवन बाई कार्ल वॉन लिनियस। कार्ल वॉन लिनियस के द्वारा दी गई, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता भी इसको कहते हैं। तो लिखिए इसमें, इसके अंदर लिखिए, यह प्रजाति निर्धारण की मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर लिखिए, यह प्रजाति निर्धारण की सबसे पुरानी संकल्पना है। यह प्रजाति निर्धारण की सबसे पुरानी संकल्पना है, जिसके अंतर्गत, यह प्रजाति निर्धारण की सबसे पुरानी संकल्पना है जिसके अंतर्गत जीवों के, जिसके अंतर्गत जीवों के बाह्य स्वरूप, जिसके अंतर्गत जीवों के बाह्य स्वरूप या आकृति की, जिसके अंतर्गत जीवों के बाह्य स्वरूप या आकृति की मूलभूत भिन्नताओं को, बाह्य स्वरूप या आकृति की मूलभूत भिन्नताओं को आधार बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। आधार बनाया जाता है, फुल स्टॉप। इसी में लिखिए आगे, यदि दो जीव एक जैसे दिखते हों, दो जीव एक जैसे दिखते हों, तो वह अवश्य ही, दो जीव एक समान दिखते हों तो वह अवश्य ही समान प्रजाति के होंगे, समान प्रजाति के होंगे, समान प्रजाति के होंगे, लेकिन दिखने, समान दिखने की प्रतिशतता, समान दिखने की प्रतिशतता कितनी हो, समान दिखने की प्रतिशतता कितनी हो, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अब कोई भी समान कितने प्रतिशत हो, मान ली 50% हमारी समानता अगर मिलती है चिंपैंजी से, तो क्या हम एक ही प्रजाति के हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वो प्रतिशतता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसलिए यह मत सर्वमान्य नहीं है, इसलिए यह मत सर्वमान्य नहीं है। तो इस मत को सर्वमान्य नहीं माना जाता है, सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं।
आइडेंटिकल ट्विंस में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसी कारण ये संकल्पना जो है वो आपकी सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि जब दो ट्विंस में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं तो बाकी जीवों में तो भिन्नताएं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या जैविक प्रजाति संकल्पना। जैविक प्रजाति संकल्पना। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। लिख लेना, गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अब यहां इसने कहा कि अगर समान प्रजाति के जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रतिशतता भी समान है, समान जीव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी दो शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, तो समान प्रजाति के जीवों की दो शर्तों की बात की। तो यहां पर लिखें, समान प्रजाति के जीवों की दो शर्तें। तो समान प्रजाति के जीवों की क्या होनी चाहिए? दो शर्तें आवश्यक है। दो शर्तें यहां पर आवश्यक है। पहली, इफ दे कैन interbreed, if they can interbreed, और दूसरा if they can form fertile offspring, if they can form fertile offsprings। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता संतति, बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपस में दे कैन इंटरब्रीड का मतलब है आपस में समलैंगिक प्रजनन, समलैंगिक प्रजनन। और दूसरे का मतलब यह है कि उत्पन्न संतति भी अपनी संततियां पैदा कर सकती हों। तो इससे जो उत्पन्न संतति होगी, उत्पन्न संतति भी अपनी संततियां पैदा कर सकती हो। ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो यहां पर दो शर्तें आ जाती हैं अगर किसी भी को हम समान प्रजाति का माने। तो पहली चीज तो उनमें आपस में समलैंगिक प्रजनन हो सकता हो, और दूसरा समलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जो संतति है वो भी अपने बच्चे पैदा करने की क्षमता रख सकती हो, तभी हम इसको क्या मान सकते हैं? समान प्रजाति का मान सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो यहां पर हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की, तो यहां पर इसको यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आगे ऐसे ही एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपकी कड़ी ना टूटे। तो अभी समय कंप्लीट हो गया, इसी वजह से यहीं छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।